जरूरत क्यों मान पड़ी? देखिए, चुनाव तो लगातार 5 वर्ष में 3 बार होते हैं। एक बार जो है विधानसभा का चुनाव है, एक बार लोकसभा का चुनाव होना है, एक बार जो है वो स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। तो अगर चुनाव के मद्देनजर आप जो है किसी प्रकार के कानूनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भाई चुनाव आने वाला है, इसलिए नियम ना बनाया जाए, तो बहुत सारे नियम बन ही नहीं पाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट बहुत जबरदस्त, आप जानते हैं 2.74 फर्टिलिटी रेट उत्तर प्रदेश में है। इतनी बड़ी फर्टिलिटी रेट के कारण वहां पर स्वाभाविक तौर पर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती है, खाद्यान्न की कमी स्वाभाविक तौर पर होती है, भूमि की कमी हो जाती है, संसाधनों का सम्यक वितरण होने में भी समस्या पैदा होती है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण उसका एक उत्तम उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण नीति का पहले जो करना है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उस एरिया में शिक्षा को बढ़ाना है, उस एरिया में हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा नहीं होगा, तब तक जनसंख्या बढ़ते रहेगा। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया, ये टी गार्डन एरिया SC ST को एक्सेप्शन करेगा। जो 4 एरिया है आसाम में, आपको पता नहीं का, जो रिवराइन एरिया है, नदी का 2 किनारा में जो एरिया रहता है, जहां ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वो एरिया में ऐसे ही पॉपुलेशन ज्यादा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने बात शुरू की थी 4.5 साल पहले, तो शुरू किया नहीं, क्योंकि अब 4.5 साल हो गए सरकार पंचायती चुनाव बुरी तरह से हार गई है। तो उसको एहसास होने लगा है कि अब चुनाव में हारने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ना रोजगार से लोग आत्महत्या, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पे महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोरोना से लोगों की यहाँ पे मौतें हुई हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, शराब माफियाओं का यहाँ व्यापार बढ़ा है, कच्ची शराब से जहरीली शराब लोगों की मौतें हुई है, यहाँ भू माफिया पैदा हो गए, यहाँ भ्रष्टाचारी पैदा हो गए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार को लगा कि पंचायती चुनाव हार गए हैं, अब हमारा चुनाव 2022 में हार जाएंगे, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अनुराग भदौरिया जी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण, ये जो अमेंडमेंट आई, इंदिरा गांधी की सरकार लाई है, और अमेंडमेंट की डेट नोट कर लें, 31 जनवरी 1977 को ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य को पावर दी गई थी पॉपुलेशन कंट्रोल पे कानून बनाने की। और यूपी लॉ कमीशन इस पे बहुत एक्सटेंसिवली काफी दिनों से काम कर रहा है। तो ये कहना जनसंख्या नियंत्रण आज का उपजाया हुआ कोई काम है, मैं उसको गलत मानता हूँ। चित्रा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इकोनॉमी देश का गिर रहा है, अब मतलब हमारे स्टेट के मुरब्बी हो या सेंट्रल हो, इनसे संभाला नहीं जा रहा है, सबको लेके मिल बैठ के कोई पॉलिसी बनाए, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे आसाम के जो सीएम खुल्ला बोल दिया है कि मुसलमान अपने बच्चों को कंट्रोल करे, ये करे, वो करे, फिर हम कानून लाने जा रहे हैं जिससे SC ST और T ट्राइब्स, इससे अलग करेंगे हम उनको। ये खुल के खुद बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे। ओम अल्लाह अर्थात हिंदू मुस्लिम इस बार कौन लेकर आया है योग दिवस के दिन? अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहुत ही स्पष्ट करके ये बात कही है कि वो लोग खासतौर से संघी और भाजपाई जो कि 1993 से लेकर आज तक हाँ। योग का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक सत्ता के भोग के लिए करते आ रहे हैं। और वो लोग जो राम नाम के चंदे की चोरी करते आ रहे हैं, वो लोग जो लाला रामदेव जैसे योग को धंधा बनाने वाले लोगों को संरक्षण देते आ रहे हैं, जिन्होंने योग को आज नुमाइश और अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन बना दिया, उनसे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। देखिए अंजना जी, इनके निशाने पे भारतीय संस्कृति है, हिंदू है, और ये हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देके करूंगा। और दुख की बात यह है कि 2014 में सबसे पहले जब मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करी, तो 177 ऐसे देश थे जिन्होंने कहा कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। उन्होंने तो मनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हुई, कांग्रेस को लगा कि अगर हम हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई अगर योग दिवस मनाएंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। जो हमारी सांप्रदायिक राजनीति है, जिसको अपना वोट बैंक मानते हैं, वो हमसे कहीं छटक न जाए। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, आज अभिषेक मनु सिंघवी जी ट्वीट ना करते तो एक बात थी, ये ओम और अल्लाह कहां से आ गए योग दिवस में, ये समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात स्पष्ट है,
अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या खुद से ये ट्वीट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये ट्वीट हुआ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे से, क्योंकि कांग्रेस में सांस भी लेता है वहां का वर्कर, लीडर, प्रवक्ता, तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसकी बैठक शुरू हुई है और पाकिस्तान का टारगेट इस बार यह है कि वो ग्रे लिस्ट से भी निकल जाए, लेकिन यह लगभग नामुमकिन दिखता है। 25 जून तक चलेगी यह बैठक। आज से शुरुआत हुई है। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पाकिस्तान की रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी। इन 5 दिनों में फैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा या ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, या फिर ग्रे लिस्ट की जगह वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। ग्रे लिस्ट में होने से उसे अंतर्राष्ट्रीय कर्ज मिलने में बहुत अड़चनें आती हैं। ब्लैक लिस्ट में जाने पर उस पर वित्तीय प्रतिबंध ही पूरी तरीके से लग जाएंगे। एफएटीएफ की मौजूदा प्लेनरी बैठक से पहले पाकिस्तान पर एफएटीएफ की इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप यानी आईसीआरजी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर आने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है। आईसीआरजी में फ्रांस, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और चीन है। आतंकवाद के मसले पर इस ग्रुप में चीन ही पाकिस्तान का अकेला दोस्त है। चीन ने भी फरवरी में जो एफएटीएफ की बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था। एफएटीएफ में 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए कुल मिलाकर 12 वोट चाहिए। आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एफएटीएफ ने 27 शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थी। इनमें 24 पर अमल करना मुश्किल नहीं, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किल 3 अहम शर्तें हैं जिसे पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा करके कहा है कि पाकिस्तान ने राष्ट्रीय कोशिशों से एफएटीएफ के एक्शन प्लान को लागू किया। एफएटीएफ की प्रतिबंधित सूची पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। पाकिस्तान 2008 में पहली बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया, 2009 में इससे बाहर हो गया, 2012 में दोबारा ग्रे लिस्ट में आया, 2016 में उसे फिर ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मौका मिला। 2018 में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डाला गया, जिसे लेकर वो अभी भी छटपटा रहा है।